हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी अब की क्लास 7th की हिस्ट्री चल रही है, जिसका हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। चैप्टर 5 हम कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 आपका हो चुका है। पार्ट 2 में आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इससे पहले आपने जनजातीय समूह के बारे में पढ़ा था, कौन कौन होती हैं ये जनजातीय लोगों की लाइफस्टाइल क्या होती है, क्या क्या इनके अंदर सोशल चेंजेस आए थे, ये सारा कुछ आपने पार्ट 1 में पढ़ा था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं और पार्ट 2 मैं आपको आज कवर करा देती हूँ। ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि मैं सीटेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ आपको दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। पेपर 2 मैं आपको कराती हूँ सोशल साइंस। ठीक है। पेपर 2 अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है और आपका क्लियर नहीं हो रहा है किसी वजह से, या फिर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम को, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर भी करिए कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट दिसंबर के एग्ज़ाम की, उनका जो टारगेट है कि एग्ज़ाम को क्लियर करना है वो भी वो अचीव कर सके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्लोजर लुक। इससे पहले वाले पार्ट में आपने सारा कुछ क्लियर से समझ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो दो जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो आपकी हो गई गौंड्स, एक दूसरा आपका होता है अघोम। इन दोनों जनजातियों के बारे में आप इस वाली पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। द गॉन्ड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवा और कंट्री इनहेबिटेड बाय गॉन्ड्स। मतलब ये जो गौंड जाति के लोग थे ये जंगल में रहते थे। दे प्रैक्टिसाइज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अब आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करते होती है? ट्री हो गए या बुशेज हो गए ना, फॉरेस्ट एरिया में उनको पहले काटा जाता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ट्री लगे हुए हैं तो इनको पहले काटेंगे, उसके बाद इनको जलाएंगे इस एरिया को। ठीक है। उसके बाद यहाँ इनकी जो राख होगी उसको यहीं पर रहने देंगे, उसको मिट्टी में मिल जाने देंगे। तो उससे क्या होता है, वो और भी ज्यादा उसकी जो फर्टिलिटी पावर होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, तो और ज्यादा मिट्टी वो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। वहां पर फिर वो खेती करते हैं। एक बार खेती करने के बाद जब उसकी वो सारी चीजें आपके एक तरीके से यूज हो जाती हैं, फिर वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह पर वहीं पे ऐसे भी पेड़ों को कट करते हैं और फिर से सेम प्रोसेस करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है। द लार्ज गॉन्ड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स। जो लार्ज एक गॉन्ड समुदाय था वो छोटे छोटे क्लेन्स में, एक तरीके से छोटे छोटे समूह में डिवाइडेड था, और हर क्लेन का अपना एक राजा और राय होता था। अबाउट द टाइम के साथ द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान वाज डिक्लाइन। जैसे जैसे दिल्ली के सुल्तान की पावर घट रही थी, अ फ्यू लार्ज गॉन्ड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड चीफ्स। जो उसमें भी गॉन्ड समाज में भी कुछ बहुत पावरफुल थे, कुछ कम पावरफुल थे। तो जो ज्यादा पावरफुल लोग थे वो दबाने लगे कम पावरफुल लोग को। द अकबरनामा में, हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन में, ये मेंशन है कि गौंड किंगडम में घरगा कंट का हेड 70,000 विलेजेस। इसमें कितने गांव आते थे? आपके 70,000 गांव इसमें आते थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वर वॉज वेरी सेंट्रलाइज। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो काफी सेंट्रलाइज होने लगा था। किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू घर। जो किंगडम था, जो उनका राज्य था, वो घर में डिवाइड होने लगा। ठीक है। एक ईच घर वॉज कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर गॉड क्लेन। और ये जो घर था ये एक पर्टिकुलर गॉड क्लेन के द्वारा एक तरीके से उसको कंट्रोल किया जाने लगा। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू द यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस। इसको फिर दोबारा से डिवाइड किया गया 84 विलेजेस में, जिसको क्या कहा गया? 84 कहा गया। द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहौत्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच। अब इस 84 को भी डिवाइड किया गया 12 गांव में, तो उसको क्या कहा गया? उसको बरहौत कहा गया। द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। अब जिस जिस तरीके से ये बड़े बड़े समुदाय हो गए, ये सब इनके अंदर चेंज होते जा रहे थे, तो इनका जो नेचर था, इनका जो समाज था, वो भी काफी बदलता जा रहा था। दे आर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। अब ये जितनी भी इक्वल सोसाइटी थी ये डिवाइड हो रही थी अलग अलग सोशल क्लासेस में। अब जितने भी ब्राह्मण से उनको लैंड रिसीव होती थी, कहाँ से? गौंड राजाओं से, जो कि बहुत ज्यादा फिर इन्फ्लुएंशियल करने लगे। मतलब ब्राह्मण जो लोग थे उस टाइम पे वो जाति काफी उभरने लगी, उनका एक प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि राजा उन्हें काफी जमीन और ये सब कुछ देते थे। द गौंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज द राजपूत। अब ये जो गौंड मुखिया थे ये अब अपने आप को राजपूत बताना चाह रहे थे, मतलब राजपूत की तरह होना चाह रहे थे। इसमें एक थे अमनदास, द गौंड राजा ऑफ घरगा कांटका, जो कि गौंड घर कांटका के एक तरीके से गौंड राजा थे अमनदास। इनको किस चीज की उपाधि मिली थी? इनको उपाधि मिली थी संग्राम सिंह की।
संग्राम सिंह की, अब इसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संग्राम सिंह की उपाधि किसे मिली, तो ये आपको पता होना चाहिए, अमन दास को मिली। ठीक है, वो एक गौंड राजा थे। अब उनका जो बेटा था दलपत, दलपत की शादी हुई रानी दुर्गावती के साथ, जो किसकी डॉटर थी, वो जो सालभान की डॉटर थी, चंडेला राजपूत महोबा में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब जो दलपत थी उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत कैपेबल थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके बिहाफ पर उन्होंने अपने 5 साल के बेटे के बिहाफ पर राज्य की बागडोर उन्होंने अपनी संभालनी शुरू की, जिनका नाम था बी नारायण। अब अंडर हर किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव, मतलब जिस समय उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली तो उस समय उनका जो राज्य था वो काफी उभरने लगा। इन 1565 1565 में मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक्ड गरगा कांटका। अब असफ खान ने क्या किया, गरगा कांटका के ऊपर अटैक कर दिया, तो रानी दुर्गावती ने उसका बहुत ही बहादुरी के साथ सामना किया, लेकिन फिर भी वो हार गई। लेकिन उन्होंने सिलेंडर करने से ज्यादा मृत्यु हो जाना ज्यादा बेहतर समझा, तो उन्होंने सिलेंडर नहीं करा और उनकी मृत्यु हो गई, और ऐसे ही कुछ समय बाद उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। अब अगर हम आगे देखते हैं, आपका गरगा कांडा वाज अ रिच स्टेट, ये क्या था, ये बहुत ही रिच स्टेट था। ये इनको जो ये वेल्थ मिली थी, किस तरीके से ये एक्सपोर्ट करते थे वाइल्ड एलिफेंट्स को दूसरे किंगडम में, जिससे इनके जो एक अर्निंग थी वो बहुत अच्छी होती थी। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्ड, जब मुगलों ने गॉन्ड्स पर आक्रमण किया, गॉन्ड्स को हराया, द कैप्चर अ ह्यूज ब्यूटी, उन्हें बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सामान मिला, बहुत सारे कॉइन मिले और हाथी मिले। उन्होंने क्या करा, किंगडम का काफी सारा पार्ट जो था उसको ले लिया और बाकी जो था उसको चंद्रसाहा, जो कि अंकल थे बी नारायण के, उनको दे दिया। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गरगा कांटका द गॉड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम, कुछ समय तक तो वो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद वो एक तरीके से बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो गया, और बाकी जैसे कि बुंदेलाज हो गए या मराठास हो गए, वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया, उसके बाद भी वो इतना नहीं उभर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि एक उनका फेज जो था वो काफी अनसक्सेसफुल रहा। अब हम बात करते हैं अहोम जाति के बारे में। अभी तक जो आपने समझा था वो आपने गौंड जाति के बारे में समझा था, अब जो हम समझेंगे वो है आपका अहोम जाति। द अहोम माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली, द अहोम माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। ये लोग 13th सेंचुरी में ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास आकर बसने लगे थे, जिसमें जो कहाँ पर है वो आज की डेट में म्यांमार में आते हैं। They created a new state by suppressing the older political system of भुयान्स। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी पुराने पॉलिटिकल सिस्टम्स थे उनको दबाकर नई चीजें क्रिएट करी। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, अगर हम 16th सेंचुरी की बात करते हैं तो दे एनेक्सेस द किंगडम ऑफ द चौटिया एंड द कॉच हॉर्न्स। अब इस समय पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो किंगडम थे इनको भी अपने राज्य में मिला लिया। द अहोम बिल्ट अ लार्ज स्टेट, अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया, एंड फॉर दिस दे यूज फायर आर्म्स एज अर्ली इन 1530, और 1530 में ही इन्होंने अग्नि शस्त्रों का यूज करना आरंभ कर दिया था। और अगर हम बात करते हैं 1660 की, तब तक तो इन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी का गन पावर और कैनन भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। However, the Ahom faced many invasions from the southwest, और वैसे अहोम जाति को काफी सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ा था साउथ वेस्ट में 1662 से। में द मुगल अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम, मीर जुमला ने अहोम किंगडम के ऊपर अटैक किया था। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से उसका सामना किया, लेकिन वो फिर भी हार गए। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन डायरेक्टली मुगलों का कंट्रोल उस राज्य के ऊपर लंबे समय तक नहीं रहा। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड थे, फोर्स लेबर के ऊपर ये डिपेंड थे, और दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। उनको क्या कहा जाता था, उनको पाइक्स कहा जाता था। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, ईच विलेज हैज टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। हर गांव से क्या होता था, रोटेशन में एक तरीके से इन पाइक्स को भेजा जाता था। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरिया वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस, जिन एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते थे उनको शिफ्ट किया जाता था ऐसी जगह पर जहां पर कम लोग रहते थे। Ahom claims were thus broken up by the first half of the 17th century. The administration became quite centralized. अगर हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ में 17th सेंचुरी की, तो जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी सेंट्रलाइज हो गया। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेक्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर, मतलब युद्ध के समय पे काफी जितने भी अडल्ट थे उन्होंने हिस्सा लिया। एट अदर टाइम्स दे वर इंगेज्ड इन बिल्डिंग
डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क। और बाकी के समय पे उन्होंने क्या क्या चीज़ों में वो अपने आप को एंगेज रखते थे, जैसे कि डैम बनाना है, इरिगेशन सिस्टम हो गया आपका, या पब्लिक वर्क हो गया। द होम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। अहोम जाति के लोगों ने ही जो चावल की खेती है उसका एक नया मेथड निकाला था। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लेन्स एंड खेल्स। जो अहोम सोसाइटी थी वो भी क्लेन्स और खेल्स में डिवाइडेड थी। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशियंस। और वहाँ जो थी आर्टिशियंस की बहुत ही कम कास्ट जाति के लोग रहते थे। सो इनके लिए क्या होता है, अहोम एरियाज केम फ्रॉम द adjoining kingdom. The Khel often controlled several villages. The peasant was given land by the village community. Village community के द्वारा उनको जमीन भी दी जाती थी. Even the king could not take it away without the community consent. किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी, और इवन किंग मतलब राजा तक उसको कम्युनिटी कंसेंट के बिना उसको वापस नहीं ले सकता था अगर समुदाय की मर्जी नहीं होती थी। ओरिजिनली द अहोम वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अहोम जाति के लोग थे वो अपने ही एक होते हैं ना कि हर एक जाति का अपना एक देवता होते हैं, तो उनकी पूजा करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ 16th सेंचुरी, अगर हम 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणस इंक्रीज। जो ब्राह्मणों का जो इन्फ्लुएंस था वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणस वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। किंग के द्वारा, राजा के द्वारा ब्राह्मणों को मंदिर के लिए जमीन मिलती थी। In the region of Sib Singh, Hinduism became the predominant religion, but the Ahom kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. इनको क्या था कि एक तरीके से जो आपका हिंदुइज्म है वो काफी उसमें था कि आप सबको अपनाना है, लेकिन जो अहोम जाति के लोग थे इनके जो अपने पुराने ट्रेडिशंस थे इन्होंने उसको भी कंप्लीटली नहीं छोड़ा था। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सफिस्टिकेटेड। इस अहोम जो जाति थी वो बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड थी। पोइट्स हो गए, आपके स्कॉलर्स हो गए, वो गिवन लैंड ग्रांट। Treaty was encouraged. Important works of Sanskrit were translated into the local language. तो वहाँ का जो important work लिखा हुआ था संस्कृत लैंग्वेज में उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया. Historical chronicles known as Burunjis were also written first in the Ahom language and then in Assamese. इनकी जो बुरंजी नामक जो एक ऐतिहासिक कृति थी पहले उसको अहोम लैंग्वेज में ट्रांसलेट लिखा गया, उसके बाद उसको एसएमीज में भी किया गया. अब अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिन. अभी हमने जो देखा उसमें काफ़ी सारे सोशल चेंज हुए हैं. अगर हम वर्ण बेस की बात करते हैं तो जो सोसाइटी हो गई या ट्राइबल पीपल हो गए कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे. द इंटरेक्शन कॉज बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज टू अडॉप्ट द चेंजेस. और इस इंटरेक्शन की वजह से ही दोनों सोसाइटीज को जितने भी बदलाव हो रहे थे उनको स्वीकार करना पड़ा. देवर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड. यहाँ पर बहुत तरीके की जनजातियां होती थी और इन्होंने अलग अलग एक तरीके से डाइवर्सिटी तो यहाँ पर है ही, तो उन्होंने अलग अलग शैली को भी अपनाया है, जीने का तरीकों को भी अपनाया. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी. लंबे समय के बाद वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में भी मर्ज हो गई. हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम. कुछ ने कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट किया, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को भी किया. सम ट्राइब एस्टेब्लिश एक्सटेंसिव स्टेट विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कुछ जनजातियों ने एक एक्सटेंसिव स्टेट को एक तरीके से स्टैब्लिश किया, बनाया, एक उसमें एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ क्रिएट किया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. दे दस बिकम पॉलिटिकली पावरफुल. जिससे क्या हुआ, वो पॉलिटिकली काफी पावरफुल हो गए. दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर. जैसे जैसे वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली पावरफुल हो गए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जितने भी बड़े बड़े किंगडम्स होते थे, एम्पायर होते थे, उनके साथ जो कन्फ्लिक्ट्स होते थे उन्होंने उसको भी उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया. तो ये जो आपका चैप्टर है यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 ये आपका कंप्लीट होता है. इसका ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं. एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि मैंने PYQs कराए थे अभी आपके लास्ट सेशन में. उसमें आपको 2023 वाली जनवरी वाला क्वेश्चन पेपर आपका जुलाई वाला जो हुआ था वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा. अभी 24 वाला जो जनवरी में क्वेश्चन पेपर हुआ था विद ऑफिशियल आंसर कीज के थ्रू जो क्या क्या आपके आंसर्स हैं वो सब कुछ पूरा क्वेश्चन पेपर आपको डिटेल में मिल जाएगा. उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर्स की भी प्रैक्टिस हैंड टू हैंड अपना कर सकते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें कि जो लोग सोशल साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. थैंक यू सो मच.